अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फोरम। फातेह उंदलस तारिक बिन ज़ियाद तारीख के आईने में पेश है इसकी 8वीं किस्त। तो आइए सुनते हैं तारिक बिन ज़ियाद तारीख के आईने में एपिसोड 8। तारिक बिन ज़ियाद मूसा बिन नसीर से मुलाकात करने के बाद वापस घर जा रहे थे कि शेर की धाड़ सुन ली। बावजूद मूसलाधार बारिश और तूफान के अपना घोड़ा शेर की गर्जदार आवाज की सिमत मोड़ लिया। उन्होंने अपने नेज़े पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और तेजी से आवाज की सिमत घोड़े को चलाने लगे। तरबियत याफ्ता घोड़ा आंधी और तूफान की तरह जंगल के दरख्तों के दरमियान किसी सांप की तरह बल खाता तेजी से बढ़ता जा रहा था। फिर जोर से बिजली चमकी और सारा जंगल रोशन हो गया। तारिक बिन ज़ियाद ने देखा कि एक शेर थोड़े ही फासले पर दरिया के किनारे उभरी हुई चट्टान पर खड़ा दहाड़ रहा है। शायद घोड़े की टापों ने उसे नाराज कर दिया था, लेकिन जो ही उसने चमकते हुए नेज़े की अन्नी अपनी तरफ बढ़ती हुई देखी तो पहले जोर से दौड़ा, लेकिन बेशतर इसके कि नेज़े की अन्नी उसकी पसलियां तोड़कर निकल जाए, उसने दरिया की तूफानी मौजों में छलांग लगा दी और तूफानी मौजों की रवानी की मुखालिफ सिमत दरिया को पार करने लगा। ये शेर की फितरत के ऐन मुताबिक था। शेर हमेशा रवानी की मुखालिफ सिमत अपनी ताकत के बलबूते पर दरिया पार करता है। किनारे पर खड़े तारिक बिन ज़ियाद को इसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि उन्होंने भी घोड़े की पीठ से दरिया में छलांग लगा दी, लेकिन बावजूद ताकत सर्फ करने के वो रवानी की मुखालिफ सिमत दरिया पार करने के बजाय मौजों की रवानी के साथ बहने लगे। आप नौजवान और बहादुर आदमी थे। काफी देर अपनी ताकत के साथ दरिया की मौजों से जंग करते रहे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो आपको बहा कर बहुत दूर ले गया और बिल आखिर आप एक मकाम पर किनारे जा लगे। मौसम में बदस्तूर तूफानी हालत थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी और तारिक बिन ज़ियाद दरिया के किनारे पर पड़े बारिश में भीगते हुए सांस के तेज चलने की वजह से हाँफ रहे थे और अपनी सांस दुरुस्त कर रहे थे कि अचानक उनकी निगाह एक चट्टान पर पड़ी। उन्हें ऐसा लगा जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो या कोई जन्नत की हूर तूफान का नजारा करने आसमान से उतरी हो और दरिया में उभरी हुई चट्टान पर लेटी हो, या फिर किसी परीजाद ने यहाँ बसेरा कर लिया हो। स्याह रंग की चट्टान पर अजीम मोहनी सूरत वाली लड़की और संगे मरमर से तराशी हुई कोई मूरत मौजूद थी। तारिक बिन ज़ियाद अभी महवे नजारा ही थे कि अचानक एक बिजली सी उनके ख्यालात पर आ गिरी और उनके दिल को जलाकर चली गई। पानी से एक बहुत बड़ी मगरमच्छ ने सर उबार कर उस चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया था जिस पर वो अजीम मोहनी सूरत वाली परी मौजूद थी। फिर क्या था, एक दफा फिर तारिक बिन ज़ियाद ने दरिया में छलांग लगाई और कुव्वत आजमाई करते हुए चट्टान पर जा पहुंचे। इससे बेशतर के मगरमच्छ अपने गार नुमा मुंह को खोलकर उस खूबसूरत लड़की को निगल जाए, तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी पीठ से खंजर निकालकर उस पर हमला कर दिया। फिर क्या होना था कि मगरमच्छ ने अपना रुख तारिक बिन ज़ियाद की तरफ मोड़ लिया। जोरों से बिजली कड़की और दहशत के साथ ही शहजादी फ्लोरिंडा की गशी की कैफियत टूट गई और उसने आंखें खोलकर देखा कि जिस चट्टान पर वो अभी अभी बेहोश पड़ी थी, उसी चट्टान पर एक मगरमच्छ और एक इंसान में जबरदस्त जंग हो रही है। उसके सर से बहता हुआ खून बंद होने का नाम ही नहीं लेता था और सर फोड़े की तरह दुख रहा था। तारिक बिन ज़ियाद मगरमच्छ पर मतवातर वार कर रहे थे, लेकिन मगरमच्छ की खाल पर कोई असर न होता था, जबकि जवाब में मगरमच्छ ने कई मरतबा तारिक बिन ज़ियाद पर दावा बोला और अपनी दुम से उनको हिलाक करने की कोशिश की। मगरमच्छ की पूरी कोशिश थी कि वो किसी न किसी तरह तारिक बिन ज़ियाद को पानी के अंदर ले जाए, लेकिन इस बात का बखूबी अंदाजा तारिक बिन ज़ियाद को भी था कि अगर वो पानी के अंदर उतर गए तो फिर मगरमच्छ से मुकाबला नामुमकिन होगा। उनको मालूम था कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर अक्लमंदी नहीं। शहजादी फ्लोरिंडा जिंदगी और मौत की इस जंग को देख रही थी और उसे नौजवान की जवानी पर रहम आ रहा था। फिर एकदम उसके हलक से चीख निकली। ऐसे लगता था जैसे उसकी जान निकल गई हो या रूह परवाज कर गई हो। मगरमच्छ ने अपनी दुम से जर्ब लगाकर तारिक बिन ज़ियाद को दरिया में फेंक दिया था और फिर खुद भी चट्टान से दरिया में कूद गई थी। शहजादी फ्लोरिंडा ने मायूसी और अफसोस से एक ठंडी आह भरी और पानी में देखा कि एक तूफान बरपा था और अंदर से खून निकलकर पानी की सतह पर फैल गया था। उसके बाद फौरन ही मगरमच्छ ने पानी के अंदर से अपनी गर्दन निकाली। फ्लोरिंडा का दिल दहल गया
और वो समझ गई थी कि मगरमच्छ ने पानी के अंदर उस नौजवान को कत्ल कर दिया है और ये जो खून पानी की सतह पर फैला हुआ है ये उसी नौजवान का है। फ्लोरिंडा ने देखा कि अचानक मगरमच्छ ने पानी में गोता लगाया और इस मर्तबा वही नौजवान पानी के अंदर से उबर कर बाहर आ गया और तैर कर चट्टान पर जा पहुंचा। फ्लोरिंडा ने लब कुशाई करते हुए कहा, उफ मेरे खुदा, तुम जिंदा हो, तुम ठीक तो हो? तारिक बिन ज़ियाद ने सांस के तेज चलने की वजह से बारीक सी आवाज में जवाब दिया, ठीक भी हूं और जिंदा भी। मौत तो उस मगरमच्छ की हुई है जो तुम्हें बेहोशी की हालत में मौत के मुंह में ले जा रही थी। ये भी इत्तेफाक ही था कि मेरी नजर पड़ गई, वरना क्या? फ्लोरिंडा ने मुस्कुराते हुए कहा। तारिक बिन ज़ियाद ने जवाब दिया, वरना अब तक वो तुम्हें खाकर अपने पेट पर हाथ मल रही होती। अब हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मेरा अंदाजा है कि यहाँ के कुर्बो जवार में इंसान को नवाला बनाने वाली मगरमच्छों की काफ़ी तादाद मौजूद है जो हमें शिकार करने के लिए दरिया से निकल सकती है और फिर हम उनका मुकाबला करने से भी तो कासिर हैं। उठो, जल्दी उठो। तारिक बिन ज़ियाद की पुकार, चलो उठो चलो, सुनकर शहजादी फ्लोरिंडा ने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अब महसूस हो रहा था कि सर के अलावा भी इसे कई एक चोटें ऐसी आई हैं जिनकी वजह से वो अपने पांव पर खड़ी भी नहीं हो सकती। उसने बेबसी से तारिक बिन ज़ियाद की तरफ देखते हुए रोहसी आवाज में कहा, मैं शायद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, शायद अपनी मंजिल तक भी अपने आप नहीं पहुंच सकती। तारिक बिन ज़ियाद ने जवाब दिया, मोहतरमा, आपके लिए इस मौसम में डोली का बंदोबस्त नहीं हो सकता और ना ही मेरा घोड़ा मौजूद है जिस पर लाद कर मैं आपको ले जाऊं। ये सुनकर मौत के मुंह में होने के बावजूद शहजादी फ्लोरिंडा के होठों पर कुछ वाफर ही मिकदार में हंसी आ गई और उसने कदरे शरारत से जवाब दिया, घोड़ा नहीं तो क्या हुआ, गधा तो मौजूद है। तारिक बिन ज़ियाद ने हैरत और बनावटी गुस्से से जवाब दिया, जी गधा? आपका मतलब है मैं गधा हूं? फ्लोरिंडा ने बेबसी के आलम में जवाब देते हुए कहा, दरअसल अभी तक मुझे अपने जिस्म पर लगने वाली चोटों का अंदाजा ही नहीं है। अगर मैं अपने आप उठकर चल सकती तो आपका एहसान लेने की क्या जरूरत थी? तारिक बिन ज़ियाद ने लफ्ज़ हूं को जरा लंबा किया। तुमने ठीक ही कहा था, तुम्हें लाद कर ले जाने के लिए गधे की जरूरत है और वो गधा। तारिक बिन ज़ियाद ने रुक कर फ्लोरिंडा की आंखों में इस तरह झांका तो एक नकली कहकहा शहजादी फ्लोरिंडा के होठों से फूट पड़ा और उसने कहा, नहीं नहीं, आप गधे थोड़ी हो, आप तो एक इंसान हो, बहादुर और अजीम इंसान। तारिक बिन ज़ियाद ने बात काटते हुए कहा, बस बस, मैं समझ गया। फ्लोरिंडा ने ताज्जुबाना अंदाज में सवाल किया, क्या समझ गए? तारिक बिन ज़ियाद ने जवाब देते हुए कहा, यही कि अब मुझे ही गधा बनकर तुम्हें लाद कर ले जाना पड़ेगा। शहजादी फ्लोरिंडा ने बड़े इस्लाही अंदाज में कहा, एक मजाक पर आप बुरा मान गए, हालांकि मुसीबत में किसी के काम आना बहुत बड़ी सादत है। तारिक बिन ज़ियाद ने जवाबन कहा, ओहो, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, अगर इबादत के लिए गधा बनना पड़े तो बन जाना चाहिए। आइए, ये गधा हाजिर है। ये कहकर तारिक बिन ज़ियाद ने शहजादी फ्लोरिंडा को कंधों पर लाद लिया। हड्डियों पर लगने वाली चोटों से शहजादी फ्लोरिंडा का जिस्म काफी जख्मी था, इसलिए जो ही तारिक बिन ज़ियाद ने उसे उठाया तो दर्द की वजह से उसके हल्के से चीख निकल गई। तारिक बिन ज़ियाद ने तंजिया अंदाज में कहा, कमाल है, चीख तो ऐसे रही हो जैसे उम्र भर शाही बिस्तरों और अरबी नस्ल घोड़ों पर सवारी की हो, जैसे शहजादी साहिबा के लिए मखमल और उतलस के गद्दों वाली पालकी मौजूद रही हो, रहना झोंपड़ों में और ख्वाब देखने महलों में। मोहतरमा, कभी सवारी के लिए गधा भी नसीब ना होगा। शहजादी फ्लोरिंडा ने प्यारे, दिलकश और जानलेवा अंदाज में हंसी को जब्त करते हुए कहा, आज तो हो गया है। तारिक बिन ज़ियाद ने डराने के लिए फूल की तरह नर्मो नाजुक फ्लोरिंडा को कंधे से उतार कर बाजू में लेकर कहा, क्या कहा? यानी फिर मैं ही गधा? फेंक दूं तुम्हें कंधे से उतार कर दरिया में? शहजादी फ्लोरिंडा चीखते हुए कहा, नहीं बाबा नहीं, मेरी तौबा, तुम गधे थोड़ी हो, तुम तो नेक दिल इंसान हो। तारिक बिन ज़ियाद शहजादी फ्लोरिंडा को उठाए किनारे पर पहुंचे तो मुसलसल भीगने की वजह से सर्दी लग रही थी। शहजादी फ्लोरिंडा इस सर्दी की वजह से कांप रही थी। बारिश अभी तक मूसलाधार हो रही थी। तारिक बिन ज़ियाद ने गिरदो नवाह पर नजर डाली
उनको महसूस हो रहा था कि अगर जल्द ही इस लड़की को सर्दी से ना बचाया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। करीब ही एक पहाड़ में उनको एक गार नजर आई। वो बारिश से बचने के लिए शहजादी फ्लोरिंडा को लेकर उस गार के अंदर जा पहुंचे। तारिक बिन ज़ियाद ने सर्दी से बचाने के लिए कांपती हुई शहजादी फ्लोरिंडा को कदरे साफ पत्थर पर बिठाते हुए कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं कहीं से घास फूस इकट्ठी करके लाता हूँ जिससे आग रोशन करके तुमको सर्दी से निजात दिलाई जा सके। शहजादी फ्लोरिंडा ने कांपते हुए कहा, मुझे तन्हा छोड़कर मत जाओ, अकेले डर लगेगा। तारिक बिन ज़ियाद ने कदरे ताज्जुबाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा, अब तुम कोई दूध पीती बच्ची तो हो नहीं, डर लगता है। ऐसा ही डर था तो किसने तुम्हें घर से निकलने का मशवरा दिया था? खुदा की पुनाह इन औरतों से, तूफान में तो दरिया में उतरेंगी अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश के लिए। लेकिन शहजादी फ्लोरिंडा ने तारिक बिन ज़ियाद की बात काटते हुए कदरे नाराजगी से जवाब दिया, देखो अजनबी, अपने एहसान और मेहरबानी को अपनी ज़बान के जहर से ज़ाया न करो। मेरे किरदार पर किसी किस्म का तर्ज करने से पहले ये यकीन करो कि आज तक इस किस्म के तल्ख अल्फाज हमारी समाज से नहीं गुजरे। तारिक बिन ज़ियाद ने तंज़िया अंदाज में जवाब दिया, बहुत खूब, गुफ्तगू से जाहिर होता है कि जैसे किसी शाही खानदान से ताल्लुक हो। मुआफ़ी चाहता हूँ शहजादी साहिबा, क्या करूँ? अपने आप को बुरा कहने को दिल करता है कि जिसने खामखा ओखली में सर दिया है। अच्छा भला जा रहा था, शेर की अदा अच्छी लगी, इसकी तरह दरिया में कूद पड़ा। क्या इल्म था शेर की बजाय गीदड़ बनना पड़ेगा? शहजादी फ्लोरिंडा ने शरारती अंदाज में कहकहा लगाते हुए कहा, तुम और शेर? तारिक बिन ज़ियाद ने फ्लोरिंडा को जवाब देते हुए कहा, देखो लड़की, मैं एक सिपाही हूँ और अपनी शान के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त न करूँगा। शहजादी फ्लोरिंडा ने कहा, वाह, मैंने तुम्हारी शान के खिलाफ क्या बात की है? मेरा मतलब तो ये है कि शेर और दुम के बगैर, जिस शेर की तुम बात कर रहे हो वो भी दुम के बगैर ही था। तारिक बिन ज़ियाद ने गार के अंधेरे में गुम होते हुए कहा, नहीं, उसकी एक छोटी सी थी, तूफान की शिद्दत में ताहल कोई कमी ना आई थी। गार के अंदर ही तारिक बिन ज़ियाद को चंद सूखी हुई बेलें और खुश्क घास वगैरह मिल गई थी जिससे उन्होंने आग रोशन करके सर्दी की शिद्दत को ख़त्म कर दिया। शहजादी फ्लोरिंडा और तारिक बिन ज़ियाद के दरमियान आग का अलाव रोशन था। तारिक बिन ज़ियाद ने अपना जुब्बा भी उतार कर शहजादी फ्लोरिंडा को दे दिया था ताकि उसकी वजह से शहजादी फ्लोरिंडा सर्दी से बच सके। इस जुब्बा से शहजादी फ्लोरिंडा को बहुत सुकून मिला था। अब वो ऊँघने लगी थी। बाहर रात दबे पांव गुजर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तूफान का जोर भी खत्म हो गया था। तारिक बिन ज़ियाद जाग रहे थे। उनको जाग कर उस लड़की की हिफाजत करनी थी, उन दरिंदों से जो ऐसे मौसम में पनाह लेने के लिए गारों में चले जाते हैं। तारिक बिन ज़ियाद एक अनजानी लड़की के हुस्न से बुरी तरह मुतासर हो गए थे। जिंदगी में पहली बार उन्होंने किसी औरत की तरफ मोहब्बत की नज़र से देखा था। उनके दिल ने इस मर्तबा उनको बताया था कि सिपाही तलवार की बजाय किसी औरत से भी मोहब्बत कर सकता है। वो तंजा के हाकम थे और अपने आका और वाली अफ्रीका मूसा बिन नसीर से जंगी मामलात में मशवरा करके लौट रहे थे कि रास्ते में उस तूफान ने आ लिया। आपने अपने दिल ही दिल में कहा, ये आँच देती हुई बरसात की रात इब्ने ज़ियाद को ज़िंदगी भर याद रहेगी, जो उसने इस आसमानी हूर के करीब रहकर गुजारी और फिर भी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ता पर कायम रहा। उधर उतलस के नर्म नाजुक और खूबसूरत गद्दों पर सोने वाली शहजादी को भला पत्थरों के बिस्तर पर कैसे नींद आ सकती थी? शहजादी फ्लोरिंडा करवटें बदल रही थी, लेकिन आखिर में मशहूर नींद तो सूरी पर भी आ जाती है कि मुस्ताक के मुताबिक शहजादी फ्लोरिंडा को भी इन पत्थरों के बिस्तर पर नींद आ ही गई और उसकी हिफाजत के ख्याल से तारिक बिन ज़ियाद रात भर जागते रहे। उधर यहूदा अपना घर और सारी पूंजी छोड़कर भागा। वो भागता ही चला गया। शहर से बाहर एक और दौलतमंद यहूदी कैसर रहता था। ये उसका बड़ा दोस्त था। वो सीधा वहीं पहुंचा। उसने इस हालेजार में जो यहूदा को देखा तो पहले बड़े इत्तेफाक और अखलाक से मिला, फिर हैरत और इस्तेजाब से के साथ पूछा, यहूदा, ये क्या हाल है? यहूदा रोने लगा। उसकी परी पैकर बीवी रोक्सीन की आंखों से मोती बरसने लगे और मार्टिन वो खामोश थी, जैसे एक नहायत हसीन व जमील तस्वीर। कैसर ने फिर पूछा, यहूदा, बताओ क्या माजरा है?
यहूदा ने रोती हुई आवाज में सारा माजरा सुना डाला और कहा, क्या तुम पनाह दे सकोगे हमें? कैसर के चेहरे पर खुशकियों इज़्तिराब के आसार तारी हो गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। रोक्सिन बोली, तुम हमारे हम मजहब हो, तुम्हारे सिवा और हम कहाँ जा सकते थे? कौन हमें सहारा देगा? कैसर अब भी खामोश था। मार्टिन ने नफरत भरी निगाहों से कैसर को देखा और कहा, माँ, जिंदगी इतनी कीमती तो नहीं होती कि उसके लिए जिल्लत सही जाए। चलो हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि हम मार डाले जाएंगे। सो इस जिंदगी से मौत कई हजार दर्जे अच्छी है। लेकिन यहूदा गिरफ्तार होने और मरने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, नहीं नहीं बेटी, तू हर जगह भड़क उठती है। मौका महल देखकर बात किया कर। ये हमारे दोस्त हैं। ये हमें गिरफ्तार नहीं होने देंगे। ये हमें मरता नहीं देख सकते। ये पनाह देंगे हमें। कैसर अब तक खामोश था। यहूदा ने बड़ी बेबसी के साथ अपने दोस्त के शाने जी जोड़ डाले और कहा, कैसर, तुम खामोश क्यों हो? अब उसका कुफले सकूत टूटा। उसने कहा, मैं खामोश क्यों हूँ, तुम नहीं जानते? यहूदा ने कहा, बिल्कुल नहीं। कैसर जहर में बुझी हुई हंसी हंसा और उसने बड़ी मुलायमत से कहा, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि क्यों कर बचाऊं। ईसाई अपना शिकार आसानी से नहीं छोड़ते। तुम्हारी तलाश में मौत पुलिस घूम रही है और वो यहाँ किसी यहूदी को नहीं छोड़ेगी। आज हर यहूदी के घर में तुमको ढूंढा जाएगा और जहाँ तुम मिल जाओगे धर लिए जाओगे। फिर ना तुम्हारी खैर है और ना तुम्हारे बचाने वाले की। यहूदा की आंखों से फिर आंसू जारी हो गए। उसने बड़ी बेताबी से कैसर के हाथ पकड़ लिए, फिर उसके पांव छूते हुए कहा, क्या तुम मुझे पनाह न दोगे? कैसर ने कहा, बताओ किस तरह, क्यों कर? यहूदा ने कहा, अच्छा, मैं भाग जाता हूँ। शायद कहीं और पनाह मिल जाए। ना मिली तो मुझे गिरफ्तार होने और सजा पाने में भी उज़र नहीं, मगर कम अज कम इतना तो करो कि मेरी बीवी और मेरी बच्ची को अपने हाथ रख लो। कैसर कुछ सोचने लगा। यहूदा जोर से चीखा, क्या एक यहूदी के साथ इतना भी नहीं कर सकता? फिर तुम हुकूमत की नज़र में भी मातूब नहीं हो, बल्कि मैं जानता हूँ वजीर आजम यहूदी दुश्मन होने के बावजूद तुम पर काफ़ी भरोसा करते हैं। कैसर ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो। वजीर आजम मुझ पर काफ़ी भरोसा करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? यहूदा ने जवाब दिया, नहीं, बताओ। कैसर हंसा और उसकी हंसी कितनी जहर में बुझी हुई थी। फिर गोया हुआ, इसलिए कि मैंने बहुत से यहूदियों की निशानदेही कराकर उन्हें कत्ल कराया है। यहूदा ने हैरान होकर पूछा, तुमने? कैसर ने कहा, मैंने बहुत सी खूबरू और उश्वा तराज यहूदी लड़कियों को वजीर आजम और बादशाह सलामत के महल में पहुंचाकर बेअसमत और बेआबरू कराया है। यहूदा चीख पड़ा, कैसर, तुमने? कैसर ने कहा, मैंने बड़े बड़े यहूदियों की तिजोरियों और खजानों की कुंजियां ले जाकर वजीर आजम और बादशाह सलामत के सामने डाल दी हैं और उन मालदार और दौलतमंद यहूदियों को भीख मंगा बना दिया है। यहूदा पर बेहोशी की सी कैफियत तारी होने लगी। सर चकराने लगा और आंखों तले अंधेरा आने लगा। अगर उसकी बीवी रोक्सिन और उसकी बेटी मार्टिन उसे सहारा ना देती तो गिर पड़ता। बड़ी मुश्किल से वो आह करके वहीं फर्श पर बैठ गया और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन कैसर, मैं तो तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ। तुम तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हो। हम रोजाना एक दूसरे के पास बैठा करते थे। कैसर की आंखें सुर्ख हो गई। वो बिगड़ कर बोला, तो इससे क्या होता है? क्या तुम मुझे झूठा समझते हो? यहूदा ने सहमते हुए कहा, नहीं मेरे दोस्त। कैसर ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, सच कहता हूँ। मैंने वो सब कुछ किया है जो तुमसे कह चुका हूँ, और सिर्फ इसी तरह मैं अपनी दौलत, इज्जत और अपनी लड़कियों की नामूस बचा सका हूँ। वरना मैं भी आज इसी तरह कहीं पनाह मांग रहा होता जिस तरह तुम। यहूदा ने कहा, कोई हर्ज नहीं। तुमने जो कुछ किया अच्छा किया। मैं तुम पर एतराज नहीं करता। मैं तो तुम्हारी शख्सियत से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। जब तुम इतने बड़े कारनामे सर अंजाम दे चुके हो तो फिर हम तबाह हालों को ज़रूर बचा सकते हो। कैसर ने कहा, हरगिज़ नहीं। अब यहूदा की बीवी रोक्सिन से जब्त ना हो सका। वो बिलखती हुई बोली, लेकिन क्यों? कैसर ने कहा, इसलिए कि तुम्हें पनाह देकर मैं अपना भरम खो दूंगा।
मेरी वक़्त ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी तरह मैं भी पकड़ लिया जाऊंगा और मेरा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारा होने वाला है। रोकसिन बेचारी क्या कहती, लेकिन यहूदा ने एक मरतबा फिर हिम्मत की और कहा, मेरे दोस्त, क्या तुम मेरी सिफारिश भी नहीं कर सकते? कैसर ने कहा, अफसोस कि नहीं। यहूदा ने लरजती हुई आवाज़ से कहा, मैं अपना मकान नहीं चाहता, दौलत नहीं चाहता, बागात नहीं चाहता, साजो सामान भी नहीं चाहता। ये सब चीज़ें तुम ले लो और अपने वज़ीर आज़म और बादशाह सलामत की खिदमत में एक हकीर तोहफा के तौर पर पेश कर दो। उसके बदले में सिर्फ इतना करो कि चंद रोज़ के लिए हमें पनाह दे दो। कैसर ने पूछा, चंद रोज़ के बाद तुम क्या करोगे? यहूदा ने बेबसी के साथ कहा, ये देश छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। कैसर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, लेकिन तुम नहीं जा सकते कहीं भी। यहूदा ने कहा, क्या मतलब? कैसर ने कहा, तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा। यहूदा बोला, क्यों आखिर? कैसर ने कहा, तुम अपने साथ बहुत बड़ी दौलत लिए जा रहे हो और हुकूमत इसे गवारा नहीं कर सकती। यहूदा ने आजिज़ी के साथ कहा, कैसर, मैं जानता हूं तुम बड़े मुस्खरत हो, लेकिन ये वक्त मजाक का नहीं। कैसर ने संजीदगी से कहा, मजाक नहीं करता, सच कहता हूँ। रॉक्सिन तुम्हारी बीवी और मार्टिन तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी दौलत है। पुलिस अफसर के घर से लेकर बादशाह के महल तक उनकी अच्छी से अच्छी कीमत लगेगी। इन्हें साथ ले जाने की कोशिश करोगे तो खुद भी न जा सकोगे। यहूदा ने गुलूगीर आवाज में कहा, कैसर, खुदा से डरो, क्या तुम्हारी कोई लड़की नहीं है? कैसर ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं 3 लड़कियों का बाप हूं। यहूदा ने कहा, क्या तुम समझते हो वो बच जाएंगी? कैसर ने जवाब दिया, इन्हीं के बचाने के लिए तो ये सब पापड़ बेलना पड़ रहे हैं। यहूदा हैरत से कैसर की तरफ देखने लगा। कैसर ने कहा, अगर मैं यहूदियों को बचाऊं तो खुद को नहीं बचा सकता। अगर मैं अपनी हम मजहब औरतों और लड़कियों की आबरू और असमत की हिफाजत करूं तो अपनी लड़कियों की आबरू और इसमत की हिफाजत नहीं कर सकता। और ये इंसान की फितरत है कि पहले वो अपना भला देखता है, फिर किसी दूसरे का। मैं हर कीमत पहले अपने आप को बचाऊंगा, फिर किसी दूसरे के बारे में सोचूंगा। अब फिर मार्टिन से जब्त ना हो सका। वो अपने बाप से मुखातिब होकर बोली, आप बहुत अच्छी जगह आए और वाकई ये बहुत सच्चे यहूदी हैं। वो कुछ और कहना चाहती थी कि कैसर ने उसकी बात काटते हुए कहा, बेटी, तुम इससे ज़्यादा कड़वे ताने मुझे दे सकती हो और खामोशी के साथ मैं इन्हें सुन लूँगा। इन बातों का अब मुझ पर ज़रा भी असर नहीं पड़ता, लेकिन करूँगा वही जो कह रहा हूँ। बहरहाल, मुझे अपनी जान यहूदा से और अपनी बच्चियों की आबरू तुमसे ज़्यादा अजीज है। ये बातें हो रही थीं कि कैसर का एक मुलाजिम आया और अदब से सर झुकाकर खड़ा हो गया। कैसर ने पूछा, क्या है? उसने जवाब दिया, पुलिस ने सारे घर का मुहासरा कर लिया है और अफसर आला साहब, कैसर ने जुमला पूरा किया, तशरीफ ला रहे हैं, यही ना? मुलाजिम ने कहा, जी। कैसर ने कहा, तो उन्हें आने दो, बल्कि जाओ अदब और एहतराम के साथ ले आओ। मुलाजिम चला गया। यहूदा, रोक्सिन और मार्टिन के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। मालूम होता था किसी ने इन सब का सारा खून सोच लिया है। इतने में पुलिस के अफसर आला साहब नमूदार हुए, हाथ में तमंचा, पीछे कई मुसल्ला सिपाही और साथ साथ वो ईसाई मुलाजिम। जॉर्ज ने यहूदा, रोक्सिन और मार्टिन की तरफ इशारा करके कहा, ये है कलीसिया के मुजरिम। यहूदा आगे बढ़ा और उसने कहा, मेरे नमक हलाल दोस्त, तुम सच कहते हो, हम मुजरिम हैं और हाजिर हैं। पुलिस अफसर ने कैसर से कहा, आपने कलीसिया के मुजरिम को पनाह दी? कैसर हंसा और उसने कहा, यह गलती मुझसे आज तक नहीं हुई और ना आइंदा कभी होगी। ये मेरे पास पनाह लेने आए और मैंने इनकार कर दिया। पुलिस अफसर ने कैसर की पीठ ठोंकी और कहा, आपसे यही उम्मीद थी। कैसर ने कहा, लेकिन इन लोगों को मुझसे ये उम्मीद न थी। पुलिस अफसर के साथ सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। कैसर ने कहा, अब आप आए हैं तो ज़रा ऊपर तशरीफ रखिए, मुझे कुछ खातर तवाज़ो की इज्जत तो बख्शिए। पुलिस अफसर ने कहा, आपकी खातर तवाज़ो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं, इस वक्त नहीं तो फिर सही। मुकद्दस फादर मुंतज़र होंगे, अब इजाज़त दीजिए। कैसर खामोश हो गया।
اور پولیس ان مجرموں کو گرفتار کر کے کلیسا کی طرف روانہ ہو گئی۔